चलिए भाई शुरू करते हैं आज की चर्चा। आप सभी का स्वागत है आपकी इस क्लास में। मेरा नाम आशीष पाठक है और मैं जिस मुद्दे पर आज आपसे बातचीत करने वाला हूं आपके लिए निहायत जरूरी मुद्दा है। बीआरबीएल, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, ये फोर्थ पेपर है आपके कैब एग्जामिनेशन पर। उस पर मेरी आपसे चर्चा होने वाली कि एग्जामिनेशन के इस फोर्थ पेपर को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए। तो दो मुद्दों पर विशेषकर मेरी आज आपसे बातचीत होगी कि कैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करनी, और उस स्पेशली उस कैब में जो फोर्थ पेपर आपका कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसको हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर क्रैक हो सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आपके मॉड्यूल हैं और उस मॉड्यूल में जो आपका फोर्थ पेपर बैंकिंग रिलेशन एंड बिजनेस लॉज है उसको हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आपके पास 4 पेपर जो हैं उनका मॉड्यूल क्या है, पेपर का नाम क्या है, एग्जामिनेशन डेट उसकी क्या है, वो सब मैं आपको अभी बताता चलूंगा। देखिए, कुल मिला के आपको 4 पेपर्स देने हैं। 2023 से आपको पता है कि आईआईबीएफ ने अपने एग्जामिनेशन सिलेबस में परिवर्तन किया है, चेंज किया है, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो बात मैं आपको बताऊंगा, उस चेंज को कंसीडर करते हुए आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं, यानी उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो 4 पेपर आपको कुल कंपलसरी पेपर देने, और इसके अलावा आपको इलेक्टिव पेपर में से जो 5 आपको इलेक्टिव पेपर मिलने वाले उनमें से आपको एक इलेक्टिव पेपर लेना है। सारे पेपर्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 1 नंबर का होगा, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कुल 100 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है। कोई माइनस मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में, तो कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है। इसकी वजह से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लिया जाए। बीआरबीएल जिस पर मेरी आज आपसे चर्चा होगी, मेरी पूरी कोशिश है आपके साथ मिलकर कि कम से कम 65 या 70 प्लस मार्क्स तो आने ही आने चाहिए इस एग्जामिनेशन में। इसलिए मैं बीआरबीएल की आज विधिवत आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो पहला पेपर जो आपका होना है वो एडवांस बैंक मैनेजमेंट एबीएम का पेपर होगा। देखिए, जितने भी एग्जामिनेशन के पेपर है वो सारे डिवाइड किए गए हैं 4 मॉड्यूल में, मॉड्यूल ए बी सी डी। सारे मॉड्यूल का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा दूंगा, पूरे सिलेबस पर बात कर लूंगा बीआरबीएल के लिए। क्लियर है? एडवांस बैंक मैनेजमेंट आपका पहला पेपर होगा, जिसके 4 मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट है और कंप्लायंस बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। दूसरा पेपर जो आपका होगा वो बीएफएम का होगा, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें इंटरनेशनल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ये 4 मॉड्यूल आप देखने वाले हैं। सेम एस 4 मॉड्यूल आपके पेपर थर्ड में होंगे। एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हो एबी एंड एफएम। द मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और वैल्यूएशन है, मर्जर एक्विजिशन, इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन, ये आपका डी चौथा मॉड्यूल होगा। और जिस पेपर पर मैं आपसे आने वाले दिनों में चर्चा करने वाला हूं, बिजनेस बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज बीआरबीएल जिसको आप बोलते हैं, उसके भी 4 मॉड्यूल हैं। रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, ये आपका कुल मिला के आपने जब अपना जैब का पेपर दिया होगा, जैब आप क्वालिफाई करके ही कैब का पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें इसकी यानी जो आपका जो मॉड्यूल ए है इसका ज्यादातर मुद्दा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्लियर है? इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वाले पेपर में, जिसको 2023 से नया जोड़ा गया है। पहले इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नहीं हुआ करता था। वो असल में कोई नया पेपर जरूर नया है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है, उसके जो यूनिट्स है वो बहुत नए नहीं है। आपके बाकी जो पेपर से वहीं से निकाला गया और एक नया पेपर बनाया गया है। जैसे पीपीबी से उसके ज्यादातर हिस्से लिए गए हैं, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जिसको आप कहते हो। तो ये जो रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस है, ये आपका जो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो पेपर आपने पढ़ा हुआ है जैब के लिए, ये पूरा मॉड्यूल ए लगभग वही है। क्लियर? तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अब जब आप मॉड्यूल सी और मॉड्यूल बी और सी जब आप देखते हैं, तो इंपॉर्टेंट एक्ट लॉस, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन पार्ट ए और इसी का पार्ट बी, ये जो 2 हिस्से हैं ये कंप्लीटली एक्ट्स पर बात करते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे एक्ट देखने वाले हैं। इन्हीं दोनों मॉड्यूल्स पर हम लोग बातचीत करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ा परिचय आपको पहले मॉड्यूल ए में भी मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 देखेंगे, सरफेसी एक्ट 2012 देखेंगे, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 देखेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एक्ट हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो बहुत सारे अधिनियम हैं जो बैंकों से रिलेटेड हैं, उसको हम लोग बी और सी में देखेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके बीआरबीएल के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और केसेस सबसे ज्यादा बनने वाले हैं, वो मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मॉड्यूल ए जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मॉड्यूल ए जैप का ही कुछ हिस्सा इसमें लिया गया, इसलिए बहुत नया इस आपके लिए कुछ नहीं होगा। अब चूंकि कैप का पेपर आप दे रहे हैं, जैप से एडवांस पेपर है, तो थोड़ी बहुत बातचीत इसमें ज्यादा होगी, थोड़ा मामला कठिन होगा, लेकिन आप इस मॉड्यूल से कम परिचित हैं। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी में आपको ज्यादातर यूनिट्स और इस यूनिट के ज्यादातर टॉपिक और सब टॉपिक्स आपको नए मिलने वाले हैं, और यहीं से एग्जामिनेशन में केसेस भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं।
क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से ज्यादा बनेंगे। इसलिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होगा वो मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी होगा। तो आप कंप्लीट जो पहले करेंगे वो मॉड्यूल सी और डी करेंगे। वैसे जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो मैं इसी सीक्वेंस में आपसे बातचीत करूंगा, मॉड्यूल ए, देन मॉड्यूल बी, फिर मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। इससे होता क्या है कि जब हम सीक्वेंस में मॉड्यूल को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो उसी पैटर्न पर होता है, तो उसे समझना और उसे याद करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन तब भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपके लिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके पूरे 100 क्वेश्चंस में से अकेले 50%, 50 to 60% जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो इन्हीं दो मॉड्यूल से बनने वाले हैं। बाकी के जो 40% या 30% के आसपास के क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से बनेंगे। क्लियर है? तो ये आपका एक तो ये सामान्य सा परिचय हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है आपको चारों पेपर का। इसके अलावा आपके इलेक्टिव पेपर्स भी हैं। इलेक्टिव पेपर्स में 5 इलेक्टिव पेपर यानी 5 ऑप्शंस आपको दिया जाए इलेक्टिव पेपर्स के, वो भी 100 नंबर का ही पेपर होगा और उसमें से आपको एक इलेक्टिव पेपर देना है। इसकी जो डेट है, मैं दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन की जो नवंबर और दिसंबर में हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। नवंबर में सिर्फ आपका एडवांस बैंक मैनेजमेंट है, 26 नवंबर को इसका पेपर पड़ेगा। उसके एक हफ्ते के बाद यानी 3 दिसंबर को पड़ रहा है बैंक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 9 दिसंबर को आपको पड़ रहा है आपका एबी एंड एफएम का पेपर, और सबसे लास्ट में 10 दिसंबर को आप देने वाले हैं बीआरबीएल। क्लियर है? तो अगर आज जिस दिन ये वीडियो आपके सामने जा रहा है, अगर मैं आज से इसको देखूं तो आपके पास लगभग पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर और नवंबर है। मोटे मोटे तौर पर आपके पास कुल 4 महीने हैं अगर हम दिसंबर के 10 दिन को ना जोड़ें। मैं बात यहां पर कर रहा हूं बीआरबीएल की। क्लियर है? तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास 120 दिनों का भी बफर टाइम पड़ा हुआ है। बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम है। ये इतना पर्याप्त समय है कि आप इसमें पूरा पेपर पढ़ सकते हो, उसको ठीक से रिवाइज भी कर सकते हो। क्लियर है? ये इतना समय है। तो अगर मैं 120 दिनों को एक एक महीने में भी डिवाइड कर दूं तो हर एक मॉड्यूल को, मॉड्यूल ए बी सी डी, जिसमें मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी आपका कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर जो सबसे बड़ा मॉड्यूल आपको दिखेगा वो सी और डी दिखते हैं, क्योंकि मॉड्यूल ए में कुल 7 यूनिट है और मॉड्यूल बी में भी कुल 7 यूनिट है। हाँ, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, तो बी से लेकर डी तक कई सारे चैप्टर्स के, कई सारे यूनिट के सब यूनिट्स आपको दिखेंगे, है ना। तो वहां पर आपको दिखा यूनिट 17 का ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से दिखेगा। इस वजह से मॉड्यूल बी सी और डी ये थोड़े मॉड्यूल बड़े हो जाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट की बात करूंगा तो ए और बी में 7-7 हैं। 7-7 का मतलब है यहां पर कुछ सब टॉपिक जुड़ जाते हैं, तो आपका जो ओवरऑल मॉड्यूल है वो बड़ा हो जाता है। 10 टॉपिक 10 यूनिट आपको यहां से मिलने वाला है, 10 यूनिट आपको यहां से मिलने हैं। ये मेन यूनिट्स की बात हो रही है। इसके फिर आपको कई सारे सब यूनिट मिलेंगे। सब चैप्टर्स या सब यूनिट वाली जो बात है वो मॉड्यूल ए में नहीं है। तो मॉड्यूल ए तो आपका ऐसा है, इसको आपने जैब में काफी हद तक पढ़ा भी है। मॉड्यूल ए तो आपका ऐसा मॉड्यूल है जिसको आप 15 दिन में खत्म कर लेंगे। और मैं ये बात तब कर रहा हूं जब ये बात आपको पता है कि आपका टाइट शेड्यूल होता है। आप बैंकर्स हैं, बैंक से उतना समय आपको मिल नहीं पाता है। बैंक से आने के बाद या बैंक में जाने के पहले भी अगर आपके पास जो थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम बचता है, अगर आप उसमें भी दोगे तो भी आपके पास 10 दिसंबर की डेट के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है, जिसमें मैं 1 से 10 दिसंबर का टाइम उसमें इंक्लूड भी नहीं कर रहा हूं। तो इस पेपर को हम बहुत इजीली तैयार कर पाएंगे। तो पहली चीज तो ये, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम से आप इस पेपर को तैयार कर लेंगे। कई बार जब हम परेशान होते हैं तो तैयारी हमारी खराब हो जाती है। अब चूंकि बीआरबीएल कंप्लीटली लीगल पेपर है, इसके 80% यूनिट्स जो हैं वो बैंक और बैंक से संबंधित जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बैंक के जो बिजनेस है उनसे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं उनकी ये बात करता है। तो ये पूरा लीगल पेपर है, और लीगल होने की वजह से ये लिटरेचर है। इस वजह से आपके लिए कंपेटिवली थोड़ा कठिन पड़ेगा। और यही देखा भी गया कि जैब एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स का जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, मतलब ये है कि कंपेटिवली बाकी सारे पेपर से जिनमें सबसे कम नंबर मिले हैं वो वही पेपर था जिसमें लिटरेचर है। लिटरेचर का मतलब जैब में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, और कैब का जब आप पेपर देंगे तो बीआरबीएल, ये लीगल है, लिटरेचर पेपर है। इसलिए यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि ये लीगल पेपर है इसलिए आपको सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सेक्शन से क्वेश्चंस बन रहे हैं और खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सेक्शंस याद करने का मतलब आप उसे रटने मत बैठ जाइएगा। जब क्लासेस आपकी चलेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे मैं आपसे ठीक से बात करूंगा। लीगल होने की वजह से एक बड़ी जबरदस्त चीज इसमें यह होती है कि जैसे ही आप सेक्शन सुनते हो और जैसे आपको कोई ठीक से उसको समझा दे कि पर्टिकुलर सेक्शन में ये बात की गई है, क्लियर है। जैसे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 5B ये कहता है कि बैंकों की डेफिनेशन क्या होगी। सेक्शन 6 ये बोलता है कि बैंकों के लिए कौन कौन से बिजनेस होंगे। सेक्शन 7 ये बैंक कहता है कि बैंकिंग शब्द का उपयोग कौन नहीं करेगा। तो अगर ठीक से इसको पढ़ा जाए, इसको विजुअल फॉर्म में अगर आप देखेंगे सारे ऐड को, तो वो तुरंत आपको याद हो जाएंगे, उसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हाँ, ये पेपर लेकिन मैं कहूंगा कि कंपेटिवली आपके लिए थोड़ा सा ऐसा पेपर होगा जो लिटरेचर का पेपर है।
आपका कंसंट्रेशन यहां पर चाहिए होगा, अदरवाइज ये पेपर आपके लिए मुश्किल बन सकता है। क्लियर है, वो मुश्किल ना बने इसीलिए बहुत पहले आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें, सफिशिएंट टाइम आपके पास है। बैचेस भी पीडब्ल्यू पे शुरू हो चुके हैं, इसके 23 जुलाई से ये शुरू हो चुका है। इस पेपर, ये सारे पेपर्स आपको शुरू कर दिए गए हैं। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं कि क्या आपका कंप्लीट सिलेबस है। यहां पर आप देख लेते हैं कि कंप्लीट सिलेबस क्या है, आपके सारी यूनिट की मैं आपसे बातचीत कर ले रहा हूं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। क्लियर है, तो यूनिट आप जब मॉड्यूल ए देखते हैं तो इसमें लीगल फ्रेम ऑफ रेगुलेशंस ऑफ बैंक है, बैंकों का लिए। देखिए जो बैंकिंग सेक्टर आपको पता है वो मेजरली दो एक्ट से रेगुलेट होता है। मेजरली का मतलब है ऐसा नहीं सिर्फ उसी से होगा, वो मेजरली दो अधिनियम से चलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर आप मॉड्यूल ए का पहला यूनिट देखोगे लीगल फ्रेम ऑफ रेगुलेशंस बैंक, तो इसमें दो ही अधिनियम की ज्यादा बात की गई है। एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा आरबीआई एक्ट 1934। फिर इसी में बिजनेस ऑफ बैंक, जैसे सेक्शन 6 में जब आप आ जाते हैं इसमें बीआर एक्ट की बात करेंगे तो बैंकों के बिजनेस की बात की गई है। सेक्शन 8 बताता है कौन कौन से बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड है बैंकों के लिए। तो ये वाला जो हिस्सा है आपने अपने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल वाले जय वाले पेपर में पढ़ा है, वहां पर आपने एनबीएफसी भी पढ़ा होगा। मॉड्यूल सी में एनबीएफसी आपने वहां पर पढ़ रखा है। मॉड्यूल सी में ही आपने बीआर एक्ट और आरबीआई एक्ट की बात आपने की है। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात भी आप लोगों ने मॉड्यूल बी और सी में मिला के किया होगा। तो ये आपके मॉड्यूल ए का एक सामान्य सा परिचय है। क्लियर है, मॉड्यूल ए के पहले यूनिट का। फिर बैंकों की लाइसेंसिंग वगैरह कैसे होती है, बीआर एक्ट की यहां पर चर्चा की गई, ब्रांच लाइसेंसिंग कैसे होती है। क्लियर है, तो ये सारे जो हिस्से हैं ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आई उसके में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वाले पेपर में पढ़ा हुआ है। तो आपको मैं एक सामान्य सा परिचय दे रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना है, मैं फिर से बता दूं, चूंकि ये लिटरेचर का मामला है, ये लीगल है, इसमें कोई चेंज भी नहीं किया जा सकता है। जो एक्ट्स में लिखा है वो लिखा हुआ है, वैसे ही आपको हूबहू वैसे ही पढ़ना है और इस पर थोड़ा सा आपको कंपेटिवली ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको विजुअल मोड में देखेंगे, अगर आप इसको वीडियोस देख के पढ़ते रहेंगे, साथ साथ मैं आपके बना रहूंगा, तो ये पेपर आपको तुरंत याद हो जाएगा। एक्ट की एक बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि उसको आप सुनते सुनते याद कर सकते हैं, तो वो याद हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने वाली बात नहीं। क्लियर है, तो ये आपकी यूनिट्स हैं जो आपको मिलने वाला है। अभी यहां पर यूनिट्स पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको एक बार सिर्फ ये सिलेबस दिखा दे रहा हूं। सिलेबस बाकी सारे पेपर से थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप सिलेबस को पहले से देख लीजिएगा। ये टॉपिक्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं, तो कुल 7 यूनिट आपको मिलने वाली है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कंप्लीटली आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉड्यूल सी में, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। क्लियर है, अब यहां पर देखें, अब जो मॉड्यूल बी है और मॉड्यूल बी के जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो मॉड्यूल बी का टॉपिक है वो दो हिस्सों में बटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसका पार्ट बी ही आपका मॉड्यूल सी है। क्लियर है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं जो बैंकों से रिलेटेड एक्ट्स हैं। जैसे शुरुआत इसकी किससे हो रही है, पीएलएम इसके हो रही है पीएमएलए एक्ट को, जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बोलते हैं। इसी में आपको सरफेसी एक्ट 2002 देखना है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 देखना है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 देखना है। तो बहुत सारे एक्ट इसमें आपको देखने होंगे। क्लियर है, फेरा और फेमा, जब फेरा को खत्म करके फेमा लाया गया था, फेरा लाया गया 1973 में, आपको पता है, उसमें परिवर्तन करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसी से आप अपने फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, उनका जो खरीदना और बेचना हम देखते हैं, वो इसी से रेगुलेट होता है। जो फॉरेन ट्रेड है वो हम फेमा एक्ट से ही रेगुलेट करते हैं। क्लियर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी देखरेख कर रहा है। आगे देखते हैं। क्लियर है, इसके बाद सिक्योरिटीज और जो है मोड्स से क्या क्या रिलेटेड है वो हम लोग देखेंगे। मॉड्यूल सी मॉड्यूल बी का ही एक्सटेंशन है। क्लियर है, चलिए, ओम्बुड्समैन स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। आपको पता है कि जो ओम्बुड्समैन थे पहले वो रीजनल ऑफिस में हुआ करते थे, अब उन सबको एक साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। तो शुरुआत हो रही है। एमएसएमई आपने मॉड्यूल बी में भी पढ़ा हुआ होगा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। क्लियर है, एमएसएमई एक्ट जो है यहां पर आप देखोगे, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट क्या है। क्लियर है, सरफेसी एक्ट, आप बैंकर्स हैं, आपको पता है कि सरफेसी एक्ट जब लाया गया था तो इसका उद्देश्य था एनपीए को रिकवर करना। सरफेसी एक्ट के माध्यम से ही बैंकों को ये मदद मिलती है, बैंकों को ये हेल्प मिला है कि वो रिकवरी कर सकते हैं संपत्तियों को, यानी जो मॉर्गेज रखी गई उनको बेचने का अधिकार मिल जाता है। तो सरफेसी एक्ट पर बातचीत करेंगे, सरफेसी एक्ट में सिक्योरिटाइजेशन क्या है उस पर भी आप बातचीत करेंगे, असेट्स में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं उन पर भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है, चलिए, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोगों को बातचीत करनी है। तो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी वो एक ही है, बस मॉड्यूल सी उसका एक्सटेंशन है। क्लियर है, रिकवरी एंड डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग
जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006 भी इसी मॉड्यूल में हमें देखना समझना है। तो थोड़ा लिटरेचर है, एक्ट है, इसलिए मामला आपके लिए थोड़ा सा ऐसा होगा जिस पर आपकी एकाग्रता ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मॉड्यूल डी में फिर आपको डायरेक्टर्स देखना है, प्रोस्पेक्टस देखना है, उसके बाद बेलमेंट वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूल डी में टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है आप में से जो भी ऐसा विद्यार्थी कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है कभी, उसके लिए बिल्कुल चीजें नई होंगी, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। क्लियर है? चलिए, बैंकर्स बुक्स एविडेंट एक्ट जो है 1891, लोक अदालत 1897, 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आगे चल के हम लोग फिर इंफॉर्मेशन अधिनियम पर भी बातचीत करेंगे। मॉड्यूल डी बड़ा मॉड्यूल है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमें देखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देखना है। ये सारे जो यूनिट्स हैं इनको हम लोग मॉड्यूल डी में देखने वाले हैं। प्लेज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? वारंटीज, आगे चल के अनपेड सेलर है, डायरेक्टर्स हैं, प्रोस्पेक्टस है, इन सब की बातचीत हम लोग करेंगे मॉड्यूल डी में। क्लियर है? डेफिनेशन ऑफ मीनिंग है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है पार्टनर और दूसरी पार्टीज पर, ये हम लोगों को देखना है। क्लियर है? ठीक, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, नॉन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, डेफिनेशन फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कितनी प्रकार की कंपनी होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसमें कौन कौन सी संपत्ति होती है, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। तो ये वो मुद्दा है जो आपको मॉड्यूल डी में देखना है। ठीक है? मेंबर ऑफ कंपनी है, प्रोस्पेक्टस है, डायरेक्टर्स हैं, इन सब की चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या प्रोविजंस करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, प्लेस किसको कहा जाता है, हाइपोथिकेशन किसको कहते हैं, ये सब हम इसी यूनिट में कवर करने वाले। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 देखेंगे, क्या क्या इसमें है, कैसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सब हम लोग देखने वाले। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस पब्लिक अथॉरिटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। क्लियर है? तो ये मुद्दे हैं जो हमें देखने हैं। अब इसके बाद आपके इलेक्टिव पेपर शुरू हो जाते हैं। इलेक्टिव पेपर आपको कुल 5 मिलने वाले हैं, उस पर अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्लियर है? तो ये एक सामान्य सा परिचय था आपके बीआरबीएल पेपर का। तो आप लोगों ने देखा है, अभी देखिए उस पर बहुत ज्यादा, अभी चूंकि एक सिर्फ आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए उस पर एक बार मैं फिर से आपको दोबारा बता दूं। लिटरेचर है, बड़ा सिलेबस है, कुछ नए टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं, लीगल पेपर है इसलिए उसको जस का तस हमें देखना है, वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन में और एक्ट में कोई परिवर्तन किया नहीं जा सकता है। मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए या आपके जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा केसेस के क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो सी और डी से बनेंगे। मॉड्यूल ए आपका लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग टॉपिक कवर किएंगे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। क्लियर है? अब सवाल ये है कि बुक कौन सी ली जाए। तो आपको पता है कि आपके जेआईबी और सीआईबी के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा किताबें उपलब्ध नहीं है। जैप के लिए तो इंडियन इकोनॉमी और एनसीईआरटी की कुछ किताबें लेकर हम उनको तैयार कर सकते थे, लेकिन इसके लिए बाजार में आपके पास सिर्फ एक ही है और वो मैकमिलन की है। तो आप मैकमिलन की वो पुस्तक ले सकते हैं। मैकमिलन की पुस्तक बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं, मैंने उसको देखा हुआ है। जब क्लासेस चलेंगी जो भी अपडेशन आया होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो मैकमिलन की बुक अगर आप लेना चाहे ले लें। वैसे क्लास अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो उस बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लेना चाहें तो ले लें, उसमें जो अपडेशन होगा जो उस किताब में नहीं किया गया, क्योंकि जो नई पब्लिश होकर बुक आई है अप्रैल 2023 की, उसमें भी कुछ अपडेशन होने बाकी हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। लेकिन किताब बहुत अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, वो किताब आपके लिए है। और अगर उसमें कुछ अपडेट, क्योंकि लगातार अगर कुछ आप देखते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके यहाँ लगातार सर्कुलर भेजता रहता है, तो उन सर्कुलर में भी अगर कोई अपडेशन आया होगा तो किताब की मजबूरी है, वो छप चुकी तो बीच में कैसे उसमें अपडेशन होगा। तो वो अपडेशन भी मैं आपको बताता चलूंगा। उस पुस्तक को आप ले सकते हैं, वो अच्छी किताब है। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस का मामला हो गया। अब ये आपके 5 इलेक्टिव पेपर्स हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के पेपर होंगे। टारगेट हमारा 65 प्लस या 70 प्लस होना चाहिए। पेपर इलेक्टिव है, रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप ये 5 पेपर्स में से कोई भी एक पेपर ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है और सेंट्रल बैंकिंग है। क्लियर है? चलिए,
अब देख लीजिए कुछ साइट्स हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहेंगे। इसके अलावा आपके बैंक्स में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर आते रहते हैं, उन सर्कुलर को भी आप देखा करें। अमूमन बैंकर्स के पास ना तो इतना समय होता, ना तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती, और सर्कुलर भी नंबर ऑफ सर्कुलर आते हैं, इतने ज़्यादा सर्कुलर आते हैं, वो कितने सर्कुलर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। तो IABF की साइट्स देते रहिएगा। आपको पता है कि ये साइट आपको ठीक से स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराता है। IABF ये बढ़िया काम कर रहा है। तो PIB ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, इसको आप रेगुलर बेसिस पे विजिट किया करें। PIB वैसे भी आप देख लिया करें, क्लियर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, IRDA, PFRDA, क्लियर है। इसको आपको देखना है। ये सब आप लोगों ने अपने इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इसको पढ़ा भी होगा मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी के लास्ट के टॉपिक हैं ये, क्लियर है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी में काम देंगे। ये कुछ साइट्स हैं, बुक्स मैंने आपको बता दी। मैं आपको किस तरीके से मदद करूंगा, क्या आपके लिए सिलेबस है, एग्जामिनेशन में कितने मॉड्यूल हैं, वो सब आपको बता दिया गया। पेपर की डेट आपको बता दिया गया है। सफिशिएंट टाइम है आपके पास, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा ये मानना है कि कुछ आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ मंत्राज हमें पता होने चाहिए जिनसे हम अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे सकें। तो कुछ मंत्राज हैं, आप इनको अपनी प्रिपरेशन के दौरान एप्लीकेबल कर सकते हैं अपने ऊपर, आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है, क्लियर है। मैं फिर से बता दूं, कैप एग्जामिनेशन जैप की तुलना में कठिन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट इसे क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो सीरियसली आपको एग्जामिनेशन को लेना होगा, और आप सीरियस तब हो पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सबसे पहले उस पूरे सिलेबस की जानकारी रखें, और कम से कम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते रहा करें, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस के पेपर का पैटर्न क्या होता है। 2023 से तो IABF ने बहुत सारे चेंज कर दिए हैं। रेगुलर स्टडी करिएगा। ये आपके लिए मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि आप बैंकर, और बैंकर को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है। लेकिन अगर रेगुलर स्टडी करेंगे तो आपकी पढ़ाई में गति बनी रहती है, आप लगातार पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। वो गैप मत बनने दीजिएगा। मेरी आपको एक सलाह ये है कि अगर किसी दिन आपको नहीं समय मिल पाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा रहेगी, आपके पास काम ज़्यादा होता है, तो भी कम से कम घर आके आधे घंटे के लिए बुक ज़रूर खोल लीजिएगा, ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वो रिदम आपकी बने रहनी चाहिए। लगातार रिवाइज करते रहिएगा। रिवाइज करने का एक फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये मिलेगा कि वहाँ पर आप क्वेश्चंस को भूलेंगे नहीं, वहाँ पर आपको आंसर्स पता होंगे। जब आप लगातार रिवाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसी मैकेनिज्म पर काम करता है, वो आपको तुरंत रिकॉल करके बता देगा। और ये सब तभी हो पाएगा जब आप लगातार रिवाइज करेंगे। मॉक टेस्ट आपको PW के ऐप पर भी मिलता रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस मैकमिलन की किताब के पीछे भी दिया हुआ, लेकिन वो बहुत आसान से क्वेश्चन है। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है वो आपको पता चल पाया कि नहीं पता चल पाया, आप उस पर आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप तक वो बात पहुंची कि नहीं पहुंची, ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगा। मैंने बहुत पढ़ लिया ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या सच में मैंने बहुत पढ़ा है, ये जब मैं क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा तो मुझे पता चल पाएगा। तो मॉक टेस्ट किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप तो IBPS क्वालिफाई करके आए हैं, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्रिपरेशन में, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो IBPS के एग्जामिनेशन के दौरान आपकी पूरी पढ़ाई का 50% हिस्सा मॉक टेस्ट पर ही जाता था। तो वही आपको वही आदत फिर से बनाए रखनी है। मॉक टेस्ट लगातार दीजिएगा, और खुद को एनालाइज करते रहिएगा कि एग्जामिनेशन के हिसाब से आपके पास समय कितना है, इस समय में प्रिपरेशन कैसे करनी है, और कितनी प्रिपरेशन मेरी हो चुकी, ये एनालाइज आपको करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो ये मंत्र आपके लिए था। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको एक आइडिया दे रहा है कि पेपर कैसे क्लियर किया जाएगा। इस सेशन को ठीक से देखिएगा, समझिएगा। 23 तारीख से शुरू हो चुका है बैच कैप के लिए, और जैप के लिए भी बैचेस चल रहे हैं लगातार। आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, क्लियर है। तो PW ऐप पर जाके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो को ठीक से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए, आपको कम से कम इतना बता दिया जाए ताकि आप प्रिपरेशन ठीक से कर सकें। मोरल डाउन मत करिएगा। आपने IBPS जैसी कठिन परीक्षा पास की, ये परीक्षा आपके लिए आसान है, लेकिन ये कठिन तब हो जाती है जब हम ना तो सिलेबस देखते हैं, ना हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो बफर टाइम है आपके पास, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप मेहनती लोग हैं, आप, मुझे पता है आप लोगों ने बड़ी परीक्षाएं क्लियर की हैं, तो इसको भी आप क्लियर कर लेंगे। मोरल हाई रखिएगा, एंथुजियास्टिक रहिएगा, चीज़ों को जानने की कोशिश करिएगा, पेपर इजली निकल जाएगा। बहुत समय अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।